नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप सभी का बहुत स्वागत है कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, खेती किसानी में बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, बुआई से लेकर फसल की कटाई और गहाई तक। और इसकी जो सबसे आखिरी कड़ी होती है वो होता है कटाई और गहाई का हिस्सा। लेकिन ये भी सबसे अहम होता है, क्योंकि अगर हम फसल कटाई सही तरीके से ना करें, उसकी गहाई सही तरीके से ना करें, तो फसल उत्पादन को नुकसान होने की भी आशंका बनी रहती है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि फसल कटाई के लिए कौन कौन से उन्नत यंत्रों और तकनीकों का आपको इस्तेमाल करना चाहिए, साथ ही किस तरह की फसल के लिए कौन से यंत्रों का इस्तेमाल होना चाहिए जिससे आप जल्द से जल्द इस कार्य को कर सकें और इसमें फसल उत्पादन का नुकसान भी ना हो। इसी विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर दिलीप जाट जी। आप कृषि वैज्ञानिक हैं और CIAE नवी बाग भोपाल में पदस्थ हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। तो शुरुआत यहीं से करते हैं डॉक्टर साहब की फसल कटाई के कौन कौन से प्रमुख यंत्र हैं, उनके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। जैसे हम फसल कटाई की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि हंसिया, क्योंकि पारंपरिक तौर पर जो फसल की कटाई है वो हंसिया से ही की जाती है। परंतु जैसे जैसे तकनीकें विकसित होती गई है, कृषि में मशीनीकरण को बढ़ावा दिया गया है, उसके साथ साथ हमारे पास कई प्रकार के यंत्र उपलब्ध है। परंतु हमने ये भी देखा है कि कृषि में कई तरह की विविधता है, जैसे कि मिट्टी अलग अलग होती है, फसलें हमारे पास कई प्रकार की है। तो इन सारी फसलों में काम करने के लिए हमें अलग अलग प्रकार के यंत्रों की आवश्यकता होती है। अगर कटाई की हम बात करें तो जैसे कुछ फसलें ऐसी है जो ज़मीन से ऊपर काटी जाती है, परंतु कुछ फसलों की हार्वेस्टिंग जो है उसमें मिट्टी खोद के हमें वहाँ से निकालना पड़ता है। तो हम एक मशीन से हम सारा काम तो नहीं कर सकते, तो उसमें अलग अलग प्रकार की मशीनें होती है। तो अगर हम छोटे किसानों के लिए देखें तो हंसिया का इस्तेमाल तो करते ही आ रहे हैं, परंतु उसमें क्या है कि पुराना जो हंसिया था वो सिर्फ उसमें प्लेन ब्लेड हुआ करती थी, परंतु आजकल उसकी जगह दांतेदार ब्लेड आ गई है। उससे क्या होता है कि उनको बार बार उसको धार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वो चाहें तो इस प्रकार के यंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रश कटर है, और ट्रैक्टर चलित अगर उपकरणों की बात करें तो वर्टिकल कन्वेयर रीपर है, जो मिट्टी में खोदने वाली फसलें उसके लिए अलग प्रकार के यंत्र है। तो ऐसे कई तरह के यंत्र हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं जी। अगर बागवानी से हम शुरुआत करें तो बागवानी की जो फसलें ले रहे हैं हमारे किसान भाई, कौन से यंत्र उनको इस्तेमाल में लाने चाहिए? बागवानी फसलें जो है सामान्य फसलों की तुलना में उनमें हमें जैसे काफ़ी ऊंचाई के पेड़ होते हैं तो उनसे हमें फलों को तोड़ना होता है। तो उसके लिए एक केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल में एक यंत्र विकसित किया गया है, उसको हम स्वचालित प्लेटफॉर्म बोलते हैं। अच्छा। तो उस यंत्र में क्या होता है कि ऑपरेटर जो है उसका जो एक स्टैंड बना है उसके ऊपर खड़ा होकर सारे कंट्रोल्स उसके हाथ में होते हैं। अच्छा। तो वो उसको अपनी ऊंचाई को एडजस्ट कर सकता है उस पर। तो उसको फल की हाइट जहाँ पर भी है वो वहाँ पर मशीन को ले जा सकता है, वहाँ पे जाके फल को तोड़ के कलेक्ट कर सकता है एक जगह पे। तो ये एक यंत्र है जिसमें आप काफ़ी ऊंचाई के पौधों के लिए भी आप काम कर सकते हैं उसका उपयोग करके। इसके अलावा बाकी जो बागबानी फसलें हैं जैसे कि सब्जियां वगैरह हैं, आजकल वैसे तो उनमें भी जो तोड़ाई है वो मैन्युअली रूप से की जा रही है, परंतु इस दिशा में भी अभी काम चल रहा है, जैसे कि उसमें भी ऑटोमेशन किया जा रहा है। कुछ ऐसे यंत्र विकसित किए जा रहे हैं जो ऑटोमेटिक वहाँ पे चलते हुए जाए और जैसे हमें शिमला मिर्च को तोड़ना है, टमाटर को तोड़ना है, तो वहाँ जाके तोड़ सकें। तो इस प्रकार के यंत्रों पे अभी काम चल रहा है। यंत्रों के इस्तेमाल से कितना बदलाव आया है? क्योंकि फसल उत्पादन हम देखते थे कि कई बार अगर अलग तरीके से तोड़ा जा रहा है, बिना यंत्रों के तोड़ा जा रहा है तो नुकसान हो जाता था, क्वालिटी वैसी नहीं बचती थी। बिल्कुल। यंत्रों के इस्तेमाल से एक सबसे बड़ा बदलाव तो ये आया है कि हमारा कृषि का रकबा बढ़ा है। पहले कम रकबे में होती थी क्योंकि हमारे पास हर काम को मजदूर से करना होता है, तो इतने बड़े एरिया में अगर फसल की कटाई और गहाई करना हो तो ये संभव नहीं है। तो ये यंत्रों के कारण संभव है, जिससे कि हम काफ़ी बड़े एरिया में भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे कई बार मजदूरों से या फिर हमें काम करना है तो उतना प्रभावी ढंग से हम नहीं कर पाते जितना कि मशीनें कर पाती है। तो एक यंत्रों के साथ ये हमें लाभ है कि हम ज़्यादा बड़े समय और श्रम की भी बचत बिल्कुल, और मनी की भी बचत होती है। जी। गेहूं की फसल में हालांकि कटाई में कुछ वक्त है, लेकिन डॉक्टर साहब किसान भाइयों को हमारे क्या सलाह देंगे, किन तकनीकों का वह इस्तेमाल करें या कैसे गेहूं और धान की फसल की कटाई करें? गेहूं और धान की फसल के लिए अगर कृषि यंत्रों का इस्तेमाल करना हो तो वर्टिकल कन्वेयर रीपर एक यंत्र होता है। इसको आपके पास अगर छोटे किसान हैं तो वो पावर टिलर चलित वर्टिकल कन्वेयर रीपर ले सकते हैं या स्वचालित ले सकते हैं। उसी में एक अटैचमेंट होता है ट्रैक्टर चलित भी, और ट्रैक्टर चलित में क्या होता है कि उसकी आपकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी। आप 1 हेक्टेयर में अगर आपको कटाई करना है तो आप 1 घंटे में आसानी से कर सकते हैं। पावर टिलर में वही आपको लगभग 2 घंटे का समय लगेगा। तो इस प्रकार के यंत्र है। इसके अलावा भी अगर आपको स्वचालित यंत्र भी आते हैं, अगर आपके पास पावर टिलर भी नहीं है, ट्रैक्टर भी नहीं है, तो स्वचालित यंत्रों का उपयोग आप कर सकते हैं। इससे गेहूं की कटाई, धान की कटाई और अन्य
फसलों की कटाई में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जी जी। अगर हम जड़ मूल कंद वाली फसलों की बात करें, आलू प्याज लहसुन है या फिर मूंगफली है या बाकी अन्य फसलें हैं, तो उनकी कटाई गहाई कैसे की जानी चाहिए? जैसे ये फसलें जो होती है वो ज़मीन के अंदर लगी होती है, तो जैसे हम बात कर रहे थे कि मिट्टी हमारे पास अलग अलग तरीके की होती है। जो यंत्र हमारी अगर हम काली मिट्टी की बात करें तो इसमें चलाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें जैसे ही नमी कम होती है वो हार्ड हो जाती है। अगर आप जैसे ही ज़मीन को खोदेंगे तो उसमें से ढेले निकलेंगे, और यही वही यंत्र अगर आप दूसरी मिट्टी में, रेतीली मिट्टी में जाएंगे तो बड़ी आसानी से चलेगा। तो इसके लिए अलग अलग मिट्टी को ध्यान में रखते हुए यंत्र बनाए गए हैं। इन यंत्रों की खासियत क्या होती है कि अगर हम इसकी प्रक्रिया को समझे कि किस तरीके से हमें, पहला काम हमारा है कि हमें मिट्टी को खोदना है, तो उस यंत्र में एक ब्लेड लगी होती है जो कि मिट्टी को खोदती है। उसके बाद हमें उसको कन्वे करते हुए ले जाना है। उस दौरान क्या करना है, हमें मिट्टी को उस फसल से अलग भी करना है। जैसे हम आलू को खोद रहे हैं तो उसके साथ मिट्टी लगी हुई होती है, तो पृथक्करण भी होता है और वो कन्वे भी होती है, और एक ऊंचाई से जाके वो नीचे गिरती है। तो उसमें और एक लाइन में आप जितना भी आप 2 मीटर विड्थ अगर कवर करते हुए जा रहे हैं तो उसको आप लगभग 50 सेंटीमीटर की विड्थ में एक लाइन में वो फसल को रख देंगे। तो इस प्रकार के यंत्र विकसित किए गए हैं। तो इसको हम जैसे गार्लिक हार्वेस्टर है जो कि लहसुन की फसल को खोदने का काम आता है, आलू के लिए भी हार्वेस्टर है, अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग प्रकार के। जी जी। इन यंत्रों को चलाने की प्रशिक्षण तकनीक कहाँ से मिल सकती है डॉक्टर साहब, ये भी हमारे किसान भाइयों को बताएं। या इन फसलों के लिए अगर यंत्र में अलग अलग यंत्र खरीदने छोटे किसानों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, तो क्या कोई योजना है कि जो किसान भाई हैं वो अच्छे से ये आसानी से यंत्रों खरीद सके, उनका उपयोग कर सकें? इस बारे में थोड़ा हमारे किसान भाइयों को इसके लिए केंद्रीय केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित है कस्टम हायरिंग स्कीम। इसके माध्यम से किसान 20 लाख तक के या 25 लाख तक के इम्प्लीमेंट खरीद सकता है, जिसमें 40% से लेकर 50% की सब्सिडी है। इसमें वो ट्रैक्टर भी खरीद सकते हैं। ट्रैक्टर के साथ वो जो भी फसलें लेते हैं उन फसलों के लिए जो भी यंत्र उपयुक्त है वो पूरी अपनी लिस्ट बना के वो खरीद सकते हैं। इसके साथ ये मॉड्यूल इस तरीके से बनाया गया है कि आप पहले एप्लीकेशन करेंगे, उसके बाद आप वहाँ पे शॉर्ट लिस्ट होने के बाद आपकी 7 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको उस ट्रेनिंग के दौरान आपको ये बताया जाएगा कि किस प्रकार के यंत्र है, आप किन यंत्रों का चयन कर सकते हैं, किस फसल के लिए कौन सा यंत्र उपयुक्त है। तो ये ट्रेनिंग लेके किसान ये और अच्छे से समझ सकता है कि उसको कौन से यंत्र किस फसल के लिए उपयोग में लाने हैं, और सब्सिडी इसमें 40 से 50% तक होती है। तो देखिए किसान भाई, बहुत फ़ायदा है इसमें, आपको समय और श्रम की बचत होगी, आपका जो फसल उत्पादन है वो बढ़िया तरीके से, सुरक्षित तरीके से आपको मिल जाएगा। इसीलिए इन यंत्रों का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी हो जाता है। इनका प्रशिक्षण भी आपको सरकार की ओर से दिया जाता है और अनुदान भी आपको मिलता है। फसल गहाई के बारे में थोड़ा सा डॉक्टर साहब बताइए किसान भाइयों को, फसल गहाई के कौन कौन से यंत्र आते हैं? कटाई जैसे हमने की है फसल की, तब उसके बाद गहाई की बात आती है। तो गहाई में हम क्या करेंगे कि जैसे हम कंबाइन हार्वेस्टर का अगर उपयोग कर रहे हैं तो उसमें दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। फसल को काटने के बाद गहाई भी उसमें हो जाती है। परंतु अगर हमने हंसिए से या वर्टिकल कन्वेयर रिपर को चला के फसल को काटा है तो अब गहाई की बात आती है। तो गहाई में हम थ्रेशर का इस्तेमाल करते हैं। थ्रेशर में भी अलग अलग प्रकार की थ्रेशर होती है, कुछ मल्टीक्रॉप थ्रेशर भी होती है जिसमें एक से अधिक फसलों की भी गहाई की जा सकती है। तो सामान्यतः जो थ्रेशर होती है, जैसे छोटे किसान के लिए हम बात करें तो पैदल से चलने वाली थ्रेशर भी होती है, जिसमें वो पैदल से ऑपरेट करते हुए छोटा क्षेत्र पहले अगर उसके पास तो उसका इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद आती है इलेक्ट्रिक मोटर से चलने वाली थ्रेशर। उसकी कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। अगर किसान भाइयों के पास ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर से चलने वाली थ्रेशर होती है जिसकी कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो इस थ्रेशर में भी अलग अलग प्रकार की होती है कि आपके पास फसलें कौन सी है। जैसे आपको गेहूं की, धान की, इनकी करना हो तो स्पाइक टूथ टाइप थ्रेशर हम उसे बोलते हैं, जिसमें क्या होता है थ्रेशर का अगर हम वर्किंग देखें, थोड़ा सा किसान भाइयों के लिए ये भी जरूरी है जानना कि वो किस तरीके से काम करती है। तो सबसे पहले हम जो भी हमारी थ्रेशर है उसको अपने पावर सोर्स, ट्रैक्टर या फिर विद्युत मोटर, उससे कनेक्ट करेंगे। तो जब ये ट्रैक्टर से कनेक्ट होती है तो एक पीटीओ शाफ्ट के माध्यम से कनेक्ट होती है। ये एक पुली को घुमाते हुए एक थ्रेशिंग सिलेंडर को घुमाता है। उस थ्रेशिंग सिलेंडर में हमें क्या करना होता है कि जो भी फसल है उसे हमें वहाँ हॉपर के थ्रू वहाँ पर डालना है। उसके बाद वो फसल वहाँ पर, उसके दाने भूसा से अलग होते हैं, हवा के साथ भूसा अलग इकट्ठा हो जाता है, और जो हमारे दाने वो अलग पृथक्करण होकर अलग अलग कैटेगरी के बन जाते हैं। अगर आपको बड़ा दाना निकालना है तो वो अलग होगा, छोटा। तो इस प्रकार से मशीनें काम करती हैं। जी। मिलेट फसलों की गहाई के लिए किस तरह के यंत्रों का उपयोग होता है? जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं कि मिलेट का काफ़ी खाने के लिए चलन बढ़ रहा है, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि इसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं बाकी फसलों की तुलना में। तो मिलेट्स फसलें जैसे कि रागी, सावा हुआ, कोदो, कुटकी या बाजरा हुआ, तो इनकी कटाई के लिए भी यंत्र विकसित किए। चूँकि इनकी खेती छोटे किसानों द्वारा की जाती है तो उसका साइज़ जो है छोटा रखा गया है। तो
तो इस फसल से हम इन सभी मिलेट्स की आसानी से थ्रेशिंग कर सकते हैं। इसके भी कंपोनेंट उसी प्रकार के होते हैं जैसा अभी हमने वर्गीकरण अलग अलग बताया है। तो ये छोटे साइज़ का होता है, इसकी कैपेसिटी होती है आप 1 घंटे में लगभग 8 से 10 क्विंटल तक आसानी से थ्रेशिंग कर सकते हैं। तो इसमें भी थ्रेशिंग सिलेंडर और अलग अलग सीव लगी होती है जिससे कि आपके जो मिलेट्स निकल रहे हैं उनका पृथक्करण हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार के यंत्र का इस्तेमाल जी जी। हार्वेस्टर से अगर फसल कटाई हो रही है तो पुआल इकट्ठा होता है, उसका प्रबंधन किसान भाइयों को कैसे करना चाहिए? पुआल प्रबंधन ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कंबाइन से अगर आपने कंबाइन हार्वेस्टर से गेहूं की कटाई की तो उसके बाद काफ़ी भूसा फील्ड में जमा हो जाता है। तो उसके प्रबंधन के लिए या तो हम सबसे पहले आजकल एक स्ट्रा रीपर करके एक मशीन है, तो उस मशीन से आप वो सारा भूसा इकट्ठा करके जो डंठल है उसको इकट्ठा करके भूसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्ट्रा रीपर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको बड़े एरिया में अगर चलाना हो। इसके अलावा आजकल बेलर, एक ट्रैक्टर चलित बेलर भी होता है। बेलर से क्या होता है कि वो सारे डंठल इकट्ठा होकर कंप्रेस्ड फॉर्म में बेल बन जाते हैं उसके। तो उस बेल को हम क्या लंबे समय तक संग्रहित करके हम चाहे तो पूरे साल में उसमें कभी भी उपयोग में ला सकते हैं। तो हम बेलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर हमारे पास इसको ये जो जितना भी भूसा इकट्ठा हुआ है और हमने उसको भूसे मतलब डंठल को हमने भूसे में कन्वर्ट किया है, इसको संग्रहित करना है, तो इसमें भी मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है खेत से घर तक लाने तक। तो आप अगर ट्रॉली में उसको लोड करके घर पे लाए और आपको कहीं पे स्टोर करना है तो उसके लिए एक फैन होता है जो कि भूसे को हवा के माध्यम से सक करते हुए उसको पाइप से हमें जहाँ स्टोरेज करना है वहाँ तक हम पहुँचा सकते हैं। तो इस प्रकार की मशीनें भी हमारे पास होती हैं। जी, तो चलिए किसान भाइयों, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक ले रहे हो। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि इन फसलों के जो कटाई के जो यंत्र हैं, गहाई के यंत्र हैं, उनके इस्तेमाल में कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए। जल्द हाजिर हो रहे हैं ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद किसान भाइयों आपका स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे हैं आज फसल कटाई और गहाई के यंत्रों के बारे में। डॉक्टर दिलीप जाट जी हमारे साथ में आज स्टूडियो में मौजूद है। तो डॉक्टर साहब, हम इन यंत्रों के बारे में चर्चा करें तो थोड़ा सा ये बताइए कि क्या कुछ ऐसे यंत्र भी आते हैं जिनसे एक या ज़्यादा फसलों में आप गहाई भी कर सकें? जी हाँ, इस प्रकार के यंत्र होते हैं। एक मल्टी क्रॉप थ्रेशर होता है जिसमें कि आप गेहूं की, चने की, सोयाबीन या फिर धान या किसी भी प्रकार के जो इस प्रकार की फसलें हैं उनके आप गहाई उससे कर सकते हैं। मल्टी क्रॉप थ्रेशर भी अलग अलग कैपेसिटी का होता है, जैसे कि विद्युत चलित भी है, उसमें ट्रैक्टर से चलने वाला भी है। तो किसान को जिस प्रकार की फसलें हैं उनके पास और जिनकी गहाई करना है तो वो इन अपने रकबे के हिसाब से इन मशीन का चयन कर सकते हैं कि उसके किस पावर की, कितनी कैपेसिटी की उसको मशीन लेना है। तो सब तरह के सोर्स के साथ साथ ही मशीनें उपलब्ध हैं। जी, अगर समायोजन की हम बात करें कटाई गहाई के यंत्रों के, तो वो कैसे किसान भाइयों को करना चाहिए? जैसे कोई भी मशीन अगर आपको चलाना है तो उसका समायोजन सबसे पहले अत्यंत आवश्यक है, तभी वो अच्छे तरीके से काम कर पाएगी। तो थ्रेशर के लिए अगर हम बात करें तो हमारे पास एक थ्रेशर है, उसको 5 अलग अलग फसलें हमें उससे गहाई करना है। तो हर फसल के लिए कुछ एडजस्टमेंट होते हैं उसमें। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि उसका आपको कितने RPM पे उसका ड्रम को रोटेट करना है। तो अलग अलग फसलों के लिए ये सब इसकी रिकमेंडेड स्पीड होती हैं।
जब आप मशीन खरीदें निर्माता से तो उसके साथ में आप उसका पूरा आपको इन्फॉर्मेशन ब्रोशर एक दिया होता है जिसमें कि ये सारी जानकारी दी होती है कि जो फसल आपको चलाना है उसके लिए थ्रेशिंग सिलेंडर की स्पीड क्या रखना है। तो आप ट्रैक्टर के पीटीओ से इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद अगली स्टेप आती है कि आपका जो थ्रेशिंग सिलेंडर है उसके नीचे एक जाली लगी होती है। उस जाली के बीच का जो क्लियरेंस को कम ज़्यादा करके हम अलग अलग फसल की गहाई करते हैं। अगर उसका क्लियरेंस बहुत कम है तो वो दानों को नुकसान करेगा, तोड़ेगा, तो वो भी ऑप्टिमम आपको सारा उस मैनुअल में दिया होता है। तो ये एक और एडजस्टमेंट होता है। इसके अलावा अगर और देखें तो आपके अलग अलग प्रकार की जालियाँ होती है। अगर आपको जो भी फसल आपने गहाई की आप चाह रहे हैं कि उसकी 2 या 3 अलग अलग कैटेगरियाँ बन जाए तो उसके लिए उस जालियों का आकार अलग अलग होता है, तो आपको वो भी बदलना होती है। तो ये इस प्रकार के कुछ एडजस्टमेंट होते हैं गहाई मशीनों में जो किसान भाई अगर वो मैनुअल को पढ़ के भी कर सकते हैं। जी, अगर अब सावधानी की बात करें तो कटाई से लेकर गहाई तक में किसान भाइयों को अगर ये यंत्रों का वो उपयोग कर रहे हैं तो क्या सावधानी बरतें? कुछ स्पेसिफिक फसलों के अगर अब साथ उदाहरण दे के समझाएं तो किसान भाई आसानी से समझेंगे। फसलों जैसे मशीनों के साथ जब भी हम काम कर रहे हैं तो दुर्घटनाओं की काफ़ी संभावनाएं होती है। तो जो सावधानियां खासकर किसान भाइयों को रखना है वो सबसे पहले जब मशीन को जिस जगह पे गहाई करना हो तो उसको समतल जगह पे रखिए। समतल जगह पे रखने पर क्या होगा कि जो मशीन की बनावट इस प्रकार की होती है कि वो अगर प्लेन सतह पर रहेगी तो वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देगी, तो उसको समतल जगह पे रखिए। दूसरा, जब मशीन चलती है तो उसमें वाइब्रेशंस होते हैं, तो कई बार इसके लिए क्या किया जाता है कि जहाँ पे मशीन आपकी खड़ी है तो वहाँ पे आप थोड़ा सा मिट्टी को खोद के हल्का सा गहरा कर दीजिए। उसमें अगर आपके मशीन के दोनों टायर अगर वहाँ पे रहेंगे तो उसमें कंपन नहीं होगा, तो उससे भी आपकी मशीन की और परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। इसके बाद और किसान भाइयों को खासकर ध्यान रखना है, जैसे थ्रेशर के संचालन में ये देखा गया है कि सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं होती है। तो थ्रेशर का जो हॉपर होता है वो BIS ने भी ये रिकमेंड किया है कि आपके थ्रेशर के हॉपर में जहाँ पर आप फसल डाल रहे हैं उसकी लंबाई कम से कम 90 सेंटीमीटर होना चाहिए और उसका जो कवर पोर्शन है वो 45 सेंटीमीटर होना चाहिए, जिससे कि आपका हाथ थ्रेशिंग सिलेंडर तक ना जाए। तो आप वही थ्रेशर खरीदें जो ये इन मानकों को पूरा कर रहे हैं। तो ये भी एक सावधानी किसान भाइयों को रखना है। और इसके अलावा जो जितने भी उसके मूविंग पार्ट्स हैं, खासकर बेल्ट हुए, तो ये कवर होना चाहिए। अब PTO से अगर ट्रैक्टर PTO से कनेक्टेड है आपकी थ्रेशर तो PTO के पास आपको नहीं जाना है, आपको लूज़ कपड़े नहीं पहनना है, क्योंकि अगर आपने गले में गमछा डाल के रखा है, ढीले कपड़े पहने हैं तो आपकी दुर्घटना होने की काफ़ी संभावनाएं होती है। तो इन सब बातों का विशेषकर ध्यान रखें। और फसलों की जैसे आपने बात की थी तो गेहूं की फसल में क्या करते हैं सामान्यतः किसान, जब हॉपर में फसल डाल रहे हैं तो वो थ्रेशिंग सिलेंडर अपने आप नहीं खींच पाता है तो उसको हाथ से धक्का देते हैं। या कई किसान क्या करते हैं कि उसको ट्रॉली से अगर सीधा वो हॉपर में फसल डाल रहे हैं तो उसको पैर से भी कई बार धक्का देते हैं। तो इन बातों का विशेषकर ध्यान रखें किसान भाई कि इस तरह की चीज़ें ना करें, वरना दुर्घटना होने की आशंका बढ़ जाती है। हम देखते हैं कई बार कि किसान भाई हादसे का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा फसल कटाई गहाई को लेकर और किस तरह की तकनीकों पर काम हो रहा है या किस तरह के अनुसंधान हो रहे हैं जिससे भविष्य में हमारे किसान भाई अभी जिन समस्याओं से जूझते हैं उनसे निजात मिल सकती है? जी, जैसे अभी देखा जा रहा है कि खासकर जितने भी मशीनें कृषि में उपयोग में आ रही है सब ट्रैक्टर चलित ज़्यादा होती है। तो ट्रैक्टर चलित है तो आपको डीजल वगैरह और इनकी कहीं ना कहीं कॉस्ट आपको आती है। तो इसको कम करने के लिए जैसे कई कटाई के यंत्र है जिनको बैटरी चलित बनाया जा रहा है, तो उससे आप चार्ज करके आप 3 या 4 घंटे तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक ये अनुसंधान का विषय है जिस पे काम भी चल रहा है। कई संस्थान ऐसे हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। इसके अलावा मजदूरों की सबसे बड़ी समस्या है। आप पूरे पहले तो सारे काम जो है मजदूरों से होते थे, परंतु मशीन आने के बाद भी उसके साथ भी आपको मजदूरों की आवश्यकता होती है, स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है। तो इस दिशा में ये काम हो रहा है कि ऑटोमेशन हो रहा है, मतलब आप मशीनों के साथ कम से कम मजदूरों की ज़रूरत हो। ऑटोमेटिक जैसे अगर फसल की कटाई करना हो, जैसे सब्जियां तोड़ना हो तो वहाँ पे रोबोटिक टाइप का कुछ सिस्टम हो। तो इस दिशा में भी काफ़ी काम चल रहा है आजकल। तो जिससे कि किसान भाई हो सकता है कि अगले कुछ 5-10 सालों में इस तरह की मशीनें भी उनके पास हो कि जहाँ पे हमें घर पर बैठे बैठे भी हम मशीनों को खेत में चला सकें। तो ये एक रिसर्च का विषय है। अच्छा, जो किसान भाइयों ने यंत्र खरीद लिए हैं या फिर यंत्र खरीद रहे हैं, क्या बातें ध्यान रखें खरीदते वक्त? और अगर खरीद लिए तो उनकी देखभाल कैसे करनी चाहिए? यानी समय पर उनमें तेल पानी जो होना चाहिए या उनमें धार है या नहीं, ये कैसे चेक करना चाहिए? जैसे कि अभी हमारा जो विषय है कि कटाई और गहाई के यंत्र, तो अगर आप देखेंगे तो सामान्यतः किसान साल में 2 फसलें लेता है। 2 फसलें ले रहा है तो उसमें वो 1 से 1.5 महीने एक सीज़न में मशीन को इनको उपयोग में लाएगा, अगली सीज़न में भी उतना है। तो पूरे साल में सिर्फ 2 से 2.5 महीने ये मशीनें उपयोग में आती है, बाकी के 8 से 10 महीने लगभग मशीनें पड़ी रहती है। तो जब भी आप मशीन को उपयोग में लाए, उपयोग में लाने के बाद उनको अच्छी तरह से धोकर जितने भी मूविंग पार्ट्स है उनमें ग्रीस या ऑयल लगाकर उनको रखें।
रखते समय खासकर उनको अगर शेड में रखें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बारिश में ये मशीनें ज़्यादा ख़राब होती है। मशीनें चलने से जितनी ख़राब नहीं होती है उससे ज़्यादा वो रखी रखी ख़राब होती है। तो ये अगर ध्यान रखेंगे किसान भाई कि उनको पूरे तरीके से साफ़ कर लेंगे, ऑयल और ग्रीस सब जगह पे लगा के रखेंगे, तो अगली सीज़न में जब उनको चलाना होगा तो उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। पर फिर भी अगली सीज़न में जब वो उपयोग में लाएँ तो उसके पहले उसको अच्छे तरीके से बिना फसल डाले खाली उसको चला कर देख ले, जिससे कि किसी तरह की अगर समस्या हो तो उसको पहले ही सुलझाया जा सके। तो इन बातों का ध्यान रखना है किसान। कोई और सलाह की रिकमेंडेड किस तरह से उन यंत्रों की पहचान करें कि कौन से बढ़िया हैं या कौन से रिकमेंडेड हैं जो अनुसंधान के बाद तैयार किए गए, उनके बारे में कुछ किसान भाइयों को जानें। सबसे पहले तो किसान भाइयों को ये देखना है कि उनके पास खेती की जोत का आकार कितना है, क्योंकि यंत्रों का चयन इसी पर निर्भर करता है कि आपके कितने बड़े एरिया में आपको चलाना है। और दूसरा, अगर आपके पास ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर भी अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, 30 हार्स पावर से लेके आपको 75 हार्स पावर तक मिलते हैं। तो इन ट्रैक्टर की पावर के हिसाब से ही आपको यंत्रों का चयन करना है। अगर आपके पास 35 हार्स पावर का ट्रैक्टर है तो आपको छोटा यंत्र लेना है, अगर आपके पास 75 हार्स पावर का ट्रैक्टर है तो आपको बड़ा लेना है। कई बार ये होता है कि 45 हार्स पावर का ट्रैक्टर है किसान के पास, उसने ऐसा यंत्र लिया है जो कि 35 हार्स पावर से चलता है, तो उसमें क्या होगा, अननेसेसरी आपका पावर लॉस होगा। तो ये बातें कुछ है जो कि आपको आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप यंत्रों का चयन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मध्य प्रदेश के लिहाज से हम बात करें किसान भाइयों को यहाँ कहाँ आसानी से इन यंत्रों के बारे में जानकारी मिल सकती है या प्रशिक्षण मिल सकता है, या अनुदान के लिए वो कैसे आवेदन करें, इस बारे में थोड़ा सा बताएं। अनुदान के लिए जो केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बनाया गया है, वहाँ पर उनकी एक पोर्टल है और उनका एक मोबाइल ऐप भी है, जहाँ पर अनुदान के लिए उनको आवेदन करना होता है। वहाँ पर यंत्रों की लिस्ट दी हुई है, उन यंत्रों के साथ साथ उनकी कीमत लिखी हुई है, और कीमत के साथ साथ कौन निर्माता इसको किस कीमत में दे पाएगा ये सब डिस्क्रिप्शन वहाँ पे दिया गया है। तो किसान भाई चाहे तो उस वेबसाइट पर भी जाके देख सकते हैं, उसका ऐप डाउनलोड करके वहाँ से भी इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और अगर उनको प्रशिक्षण लेना है तो उसके लिए भोपाल में तो केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान है जो कि पूरी तरह से इन यंत्रों के ऊपर ही काम कर रहा है। किसान भाई वहाँ भी प्रशिक्षण ले सकते हैं। बुधनी में भी एक संस्थान है जो कि ट्रैक्टर की टेस्टिंग करता है, तो वहाँ पर भी किसान भाई अपना प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हर जिले में केवीकेज है, वहाँ से आप प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने इतनी अहम जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी। तो किसान भाइयों में पूरी उम्मीद है कि इन यंत्रों के बारे में, कटाई गहाई के बारे में आपको विस्तार से जानकारी मिली। इस बार ज़रूर आप फसल जब कटाई करने जाएंगे, गहाई करेंगे तो उनका आप इस्तेमाल करेंगे। और चलिए किसान भाइयों, अब आप देखिए खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाई बहनों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। ये नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। केंद्रीय बजट 2022-23 में हाईटेक खेती पर जोर, ड्रोन के लिए 10 लाख रुपए तक अनुदान मिलेगा। फसल चक्र में परिवर्तन कर अधिक उत्पादन करें, तरबूज की तैयारी और कृषि वैज्ञानिकों की सलाह। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री ने संसद में केंद्रीय बजट 2022-23 में पेश करते हुए कहा कि रबी 2021-22 में गेहूं की खरीद व खरीफ 2021-22 में धान की अनुमानित खरीद में 163 लाख किसानों से 1208 लाख मीट्रिक टन गेहूं एवं धान शामिल होगा तथा एमएसपी मूल्य के 2.37 लाख करोड़ रुपए का भुगतान सीधा किसानों के खाते में किया जाएगा। नई प्रौद्योगिकी के उपयोग के बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि फसलों का आकलन करने, भूमि दस्तावेजों का डिजिटलीकरण करने, कीटनाशकों और पोषक तत्वों का छिड़काव करने के लिए किसान ड्रोन्स के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि पीपीपी मोड में एक नई योजना शुरू की जाएगी जिसके तहत किसानों को डिजिटल और हाईटेक सेवाएं प्रदान की जाएंगी। कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप व्यवस्था पर जोर देते हुए श्रीमती सीतारमण ने कहा कि सहनिवेश मॉडल के अंतर्गत सृजित मिश्रित पूंजी युक्त कोष के लिए नाबार्ड से सहायता प्रदान की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि 44,605 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से केन बेतवा लिंक परियोजना को लागू किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य 9.08 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना है। ये परियोजना 62 लाख लोगों के लिए पेयजल की आपूर्ति करने के अलावा 103 मेगावाट हाइड्रो और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा भी उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के लिए संशोधित अनुमान 2021-22 में 4,300 करोड़ रुपए और 2022-23 में 1,400 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। बजट में रसायनों का उपयोग न करके प्राकृतिक खेती पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है।
देश भर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके प्रथम चरण में गंगा नदी के सटे 5 किलोमीटर चौड़े गलियारों के अंतर्गत आने वाली किसानों की जमीनों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए समग्र योजना के कार्यान्वयन की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि तिलहनों के आयात पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए तिलहनों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से एक तर्कसंगत और व्यापक योजना लागू की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यों को अपने कृषि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में संशोधन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। भारत में गुणवत्तापूर्ण खेती को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने किसानों के लिए ड्रोन तकनीक को किफायती बनाने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन के दिशा निर्देशों में संशोधन किया गया है, जिसमें कृषि ड्रोन की लागत का 100% तक का या 10 लाख रुपए जो भी कम हो के अनुदान की कल्पना की गई थी। यह धनराशि कृषि मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण ICAR संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए अनुदान के रूप में दी जाएगी। इसके तहत किसानों के खेतों में बड़े स्तर पर इस तकनीक का प्रदर्शन किया जाएगा। कृषक उत्पादक संगठन किसानों के खेतों पर इसके प्रदर्शन के लिए कृषि ड्रोन की लागत का 75% तक अनुदान पाने के लिए पात्र होंगे। उन एजेंसियों को 6,000 रुपये प्रति हेक्टेयर आकस्मिक व्यय उपलब्ध कराया जाएगा जो ड्रोन खरीदने के इच्छुक नहीं हैं, लेकिन कस्टम हायरिंग सेंटर्स, हाईटेक हब्स, ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स और स्टार्टअप से किराए पर लेना चाहते हैं। उन कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए आकस्मिक व्यय 3,000 रुपये प्रति हेक्टेयर तक सीमित रहेगा। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने किसानों से आह्वान किया है कि फसल चक्र में परिवर्तन कर कम लागत में अधिक लाभ प्राप्त करें। उन्होंने हरदा के ग्राम सुरकंबा के किसान श्री गोकुल करोड़ों के खेत में जाकर अवलोकन किया। श्री पटेल को प्रगतिशील कृषक ने चर्चा के दौरान बताया कि उन्होंने अपने खेत में इस बार चने की बुआई की। इससे अधिकतम 2 बार पानी देने पर ही 1 एकड़ में 1 लाख की फसल प्राप्त होगी। जिन किसान भाइयों को तरबूज लगाना है उन्हें इसकी पूरी तैयारी करनी चाहिए। खेत की तैयारी से लेकर विपणन तक की कार्य योजना पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। किसान भाई सबसे पहले खेत का चयन करें, पानी की उपलब्धता पर विचार करें एवं वैज्ञानिकों से चर्चा के बाद किस्मों का चयन करें। और अब कृषि वैज्ञानिकों की सलाह। गेहूं में गांठ बनने की अवस्था में सिंचाई करें। चने में फली छेदक कीटों की रोकथाम करें। फसलों में निदाई गुड़ाई एवं खरपतवार नियंत्रण करें। सरसों में 70 से 80 दिन की अवस्था पर सिंचाई करें। पाले से बचाने के लिए फसलों में सिंचाई करें। तो आज की खबरें खेती में फिलहाल इतना ही। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। तो किसान भाइयों, आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में इतना ही। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे खेती किसानी से जुड़ी ऐसी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।